जय भीम। सभी का माइक आप सबसे पहले अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। Oh yes, 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 yes. तो सभी संघ भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमः बुद्धाय। और जिस प्रकार से मित्रोदय ने अभी कहा है कि हमारा ये आज के इस वर्कशॉप का आखिरी सत्र है, और अभी तक के तीनों सत्रों में हमने जो कुछ भी सुना है और कुछ आप लोगों ने रिसर्च के लिए एक अपनी शुरुआत की है, जिसे हम प्रारंभ कह सकते हैं। जिस प्रकार से बनते संरक्षक जी कहते हैं कि धम्म के झरने में प्रवेश, बाप बनते का बहुत बड़ा टॉक जो है ये धम्म के झरने में प्रवेश काफ़ी प्रचलित, और बनते जो उसमें यही बताते हैं कि किस प्रकार से हम नदी में प्रवेश करने के लिए हमारी जो प्रवृत्ति होती है, अलग अलग प्रकार से हम पानी में तैरना चाहते हैं। कोई अपने पैर को रस्सी बांधकर, खुटी को रस्सी बांधकर किनारे पे रस्सी बांध के तैरना चाहता है। कोई मतलब रस्सी छोड़ के तैरना चाहता है लेकिन भीतर नहीं जा पाता है, और कोई भीतर जाने के लिए भी प्रयास करता है। तो हम किस प्रकार के साधक है, किस प्रकार से हम बनते के बताए हुए अनुयायी में हम, क्या हम अपने पैर को रस्सी से बांधे हुए अभी भी है क्या? तो ये हमारे लिए आचरणात्मक प्रश्न भी है, और हमें जवाब भी मिलेगा अगर हम अपनी बनाए हुए अच्छे दायरे को, मतलब धम्म जीवन अच्छा दायरा है, लेकिन उस दायरे को भी तोड़ने की जब बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। अगर हम उसको दायरे को तोड़ते हैं और उसके भीतर भी हम ढूंढते हैं कि और सत्य क्या है, जो हमें पहले के अनुभव में पता है, क्या उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं, या सत्य और गहरा और अनंत हो सकता है। तो यही हमारी इस वर्कशॉप की हमारी खोज है। हमें सभी मिलके करनी है अलग अलग विषय को लेकर। और मैंने शुरुआत में एक बहुत अच्छा हमारे संघ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैंने कहा था, मैं फिर से उसको दोहराना चाहूँगा कि हमारे जो सुत्त है, सुत्त पिटक में हो, ऐसा कहते हैं कि 84,000 सुत्त है। तो 84,000 सुत्त में से अगर हम 500 या जितने भी हमारे ऑर्डर मेंबर है, एक एक सुत्त पे अगर अध्ययन करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि 6 महीने में या 1 साल के अंदर हमारा संघ एक नई पहचान से आगे आ सकता है। और उसमें से अगर 50% भी अगर हाँ कह दे और अपना कार्य शुरू करे, तो करीबन 200 या 300 हमारे छोटे छोटे आर्टिकल, छोटे छोटे पेपर जो है, एक नई दिशा हमारे पूरे संघ में या लोगों को भी एक बड़ा एक साहित्य निर्माण हो सकता है, एक बहुत बड़ा हमारा अनुभव चिंतन हम लोगों के बीच में दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। अगर हम प्रेरित होकर लोगों से अगर हम ऐसी बात करते हैं, तो निश्चित ही है आप लोगों की मदद से ये बात लोगों तक पहुंच सकती है। तो आज हमारे शोध पत्र में और 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि आप वैसे विद्यार्थी नहीं है कि आपने MA MPhil के अंदर जो अभ्यास किया जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसका आपने अभ्यास किया है। लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जो हमें प्रैक्टिकल की तरफ आगे लेके जाने के लिए मदद कर सकते हैं, उस मुद्दों को ही मैं बहुत ही संक्षिप्त और आध्यात्मिक स्तर पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हमें अपने अनुभव से हम उसको समझ सके कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में या आधुनिक जगत में जो एकेडमिक में जो लेख, रिसर्च, रिव्यू जो किए जाते हैं, वो हमारे लिए भी संभव है और हम कर सकते हैं। लेकिन उसकी पर्टिकुलर किताबें भी आती हैं, उसको भी हमने रेफर करना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, ताकि उसका जो बहुत बड़ा बेस है, बहुत बड़ा उसका फिलॉसफी है, मुझे लगता है कि हमने उसको भी इंडिविजुअली पढ़ना चाहिए, ताकि मैं जो बात बता रहा हूँ हो सकता है कि वो पूरी सच ना हो,
या पूरी तरह से वैसी ही ना हो जैसी उसमें कही गई हो, लिखी गई हो, क्योंकि मैं भी अपने अपने अनुभव से या आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं बातें तोड़ के, मोड़ के या समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे शोध पत्र को लिखने के लिए, जैसे कि हमने सुबह देखा था कि हमारी पूर्व तैयारी में क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो हम 2 मुद्दे पे आए थे कि हमारा उद्देश्य और हमारे जो उसके चैप्टर है उसको लिखने के लिए हमें साहित्य की जरूरत है। तो साहित्य का अवलोकन करना, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। अगर आपके पास में किताब है तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, करेंगे। और दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमारे किसी भी शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में रॉ मटेरियल या हमारे पहले किए गए शोध या लिखे गए साहित्य उस विषय पे, ये हमारे लिए फाउंडेशन वर्क है, फाउंडेशन हमारी मूलभूत ज़रूरत है कि फाउंडेशन के अलावा हम इमारत नहीं बना सकते हैं। तो जो भी एग्जिस्ट लिटरेचर है उसका कैसे अवलोकन किया जाए, कैसा उसका रिव्यू किया जाए, क्यों किया जाए और क्या फाइंडिंग करनी है और हमें क्या प्राप्त होना है, ये सब बातें उस एक टॉपिक के अंदर आते हैं, जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, ताकि आपको लिखते समय बहुत सरलता और आप आनंद महसूस करोगे, अपने आपको समझ पाओगे कि सही में जब मैं पहले जब बुक पढ़ता था और अभी बुक पढ़ता हूँ, दोनों में बहुत सारा फर्क है। क्योंकि अभी हमें ये पता चल रहा है कि हम सही में बुक पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, और जब हम विशेष खोज के लिए पढ़ते हैं तब क्या करते हैं। शिक्षा के लिए पढ़ना, जैसे मैंने पहले ही कहा था, तो वो परीक्षा पास होने के लिए है या किसी पद पे पहुंचने के लिए है, लेकिन रिसर्च किसी पद पे हमें पहुंचना नहीं है, वो सत्य का साक्षात्कार करना है। और सत्य का साक्षात्कार कोई पद नहीं है, वो अनुभव है जो स्वयं के प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है और किसी के और के मदद से या किसी के और के प्रयत्न से नहीं। हाँ, तो हम दोनों बातों को देखना है कि हमें फाउंडेशन की जरूरत है, लेकिन उस फाउंडेशन से हमें क्या लेना है और कैसे लेना है। हाँ, किन किन साहित्य को हमने अपने शोध के लिए प्राप्त करना है। हाँ, ये सभी हमारी बहुत ही मूलभूत जरूरत है। और इसके तरफ हम देखते हैं कि साहित्य की समीक्षा करना, जिसे इंग्लिश में लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, हाँ, वो शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, साहित्य का समीक्षा करना, रिव्यू करना। हाँ, तो उसके उद्देश्य को थोड़ा ध्यान में रखें कि अगर हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, क्या उसका उद्देश्य है। पहला जो उद्देश्य है लिटरेचर रिव्यू करने से, हमें अपने शोध के प्रति हम प्रेरित होते हैं। हाँ, क्या होते हैं, हम प्रेरित होते हैं। आप देखिए कि अगर आप 2 या 3 किताब उस विषय के बारे में पढ़ोगे या लिखा हुआ कोई लिटरेचर या आर्टिकल या कोई भी जानकारी पढ़ोगे, तो आपको एक उत्साह, एक प्रेरणा मिलती है। अगर नहीं रिव्यू करोगे तो आपको सिर्फ एक इच्छा होगी कि मुझे कुछ करना है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शोध के लिए हमें प्रेरित करती है, और इसलिए लिटरेचर रिव्यू हमारे रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदाउट लिटरेचर रिव्यू वी कैन नॉट रिसर्च एनीथिंग। बिना किताबों का या आर्टिकल का या साहित्य का परीक्षण या समीक्षा किए बिना हम अपनी शोध को प्रामाणिकता से, ऑथेंटिक, हम उसको प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात है कि हमें शोध के लिए प्रेरणा मिलती है। और दूसरा जो उद्देश्य जो है कि हमारे शोध की एक पूर्व भूमिका बनाने के लिए आपको मदद मिलती है। जैसे कि इंट्रोडक्शन की तरफ हम देखेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं ना। आपके सब्जेक्ट का एक बैकग्राउंड कहाँ से बनेगा, कैसे बनाओगे, कैसा होता है। हाँ,
तो ये कौन बताएगा, कौन मदद करेगा? ये आपके साहित्य मदद करेंगे, जो साहित्य की हम समीक्षा करते हैं। तो इसलिए समीक्षा का जो महत्व जो है पूरे संशोधन में, फिर आपका लिटरेचर आर्टिकल लिखना हो या थीसिस लिखना हो, डिसर्टेशन लिखना हो, जितने भी एकेडमिक क्षेत्र में जो कुछ भी संशोधन हो रहा है या होता है, उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ये दिखाता है कि आप किस सब्जेक्ट पे क्यों और क्या आवश्यकता के आधार पे आप रिसर्च करते हैं, जिसे हम इंट्रोडक्शन सेक्शन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखने के लिए आपको आपका जब साहित्य की आप समीक्षा करते हैं तब उसको आप उसमें से उसका आधार ले सकते हैं। तीसरा जो कारण जो है कि जो किताबों में या किसी भी लेख में जो चीज भी शोध संशोधित की है और आप जो शोध कर रहे हैं उसकी आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, आप तुलना को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर बाबा साहब ने बुद्ध के सिद्धार्थ के गृह त्याग के बारे में कुछ कारण लिखा, आप तुलना कर सकते कि बाबा साहब ने ये कहां से लिया, और आप आपके खोज के साथ में भी तुलना कर सकते कि ये कारण तो हो सकता है लेकिन सिद्धार्थ के गृह त्याग का दूसरा भी कारण हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के भी होने की संभावना है। तो पहला आधार तो आपको बाबा साहब के उस ग्रंथ से मिल गया है, हाँ? और दूसरा आधार आप ढूंढ के ये तुलनात्मक बता सकते हैं कि बाबा साहब ने ये जो बताया ये भी सही है, लेकिन बाकी दूसरा भी कारण अगर बताया जा रहा है वो भी उसके साथ में हमें सहमत होने का, हमने अपने मन को खुला रखना चाहिए। विचार दृश्य देखना भी एक अपने आप में उनकी जो भावनिक निर्णय लेने की शक्ति जो है उसको प्रेरित करने वाली वो घटना का चिंतन है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करने का जो आधार है ये भी हमारे लिए लिटरेचर जो आप साहित्य आपके विषय के बारे में पढ़ते हैं वो हमें उसकी मदद मिलती है। चौथी जो बात हमें लिटरेचर रिव्यू से मिलती है कि हमारी जो शोध पद्धति कैसी होनी चाहिए, हाँ, इसकी भी हमें पसंदगी करने की हमें इसमें से हमें पता चलता है कि किस प्रकार का मैंने संशोधन करना, किस मेथड से मैंने संशोधन करना चाहिए। अगर लिटरेचर इस प्रकार से उपलब्ध है तो मैं इस लिटरेचर के माध्यम से किस प्रकार का संशोधन करूं। शोध करने की पद्धति भी आप लिटरेचर रिव्यू से तय कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें मदद मिलती है। और सबसे और महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि उस किताब के अंदर लिखी हुई जो बातें हैं या विषय है उसकी जो लिमिटेशन है, ऐसा कह सकते कि लिखी हुई बात और न लिखी हुई बात, हाँ? उसमें जो लिखा गया है वो तो है, लेकिन जो मिसिंग है उसकी भी आप खोज उस लिटरेचर से कर सकते हैं। और जो मिसिंग है वही आपके क्या कहते हैं, आपके खोज का विषय बन सकता है। अगर आप 4 किताबें एक साथ में अध्ययन करते हैं और चारों किताबों का अगर आप समीक्षा करते हैं, अगर आपको लगता है कि भंते जी ने श्रद्धा के बारे में इस किताब में सिर्फ महायान के संदर्भ में बात की है और हीनयान के संदर्भ में बात नहीं की है, तो आपको पता चल जाएगा कि भंते का सबसे ज्यादा वर्णन जो है महायान परंपरा के आधारित भक्ति को लेके उन्होंने बात की है, लेकिन जो हीनयान परंपरा की भी एक थेरवाद की भी एक परंपरा बुद्ध के समय से कैसे चलती आ रही होगी उसकी बात उसमें नहीं की है। तो वो जो गैप जो है, जो लिखा है वो तो है, लेकिन आपको गैप मिल जाएगी कि इसमें ये भी लिखा जा सकता था जो इसमें नहीं लिखा है, हाँ, जिसे कहते हैं कि गैप ऑफ द नॉलेज। गैप ऑफ द नॉलेज यही आपकी खोज की या खोज का विषय है। लिटरेचर पढ़ने से ही हमें वो गैप ऑफ द नॉलेज हमें पता चलता है। बाबा साहब के जीवन में जो भी उन्होंने साहित्य लिखा है, अगर उन्हें हिंदू फिलॉसफी लिखी है, रिडल्स हिंदुज्म लिखा है या कृष्ण के बारे में लिखा है, तो उसका साहित्य उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कंपेयर किया कि आज के परिस्थिति के साथ, आज के मानवता के साथ, आज के बुद्धिज्म के साथ वो कैसे कहाँ पे कमजोर है।
और कहा कि ये बातें इसमें मिसिंग है। भले कितनी भी बातें अच्छी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में इनकी बात इस प्रकार से वो आचरण नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल में उनका और कुछ रुख है। तो बाबा साहब की ये खोज जो है, जो लिखे हुए साहित्य में से ढूंढी है। बाबा साहब ने वेद, पुराण और रामायण, गीता को उन्होंने ऐसे ही उसकी टीका नहीं की है। उसके भीतर जो सत्य था उसी को उन्होंने प्रकाशित किया। इसमें यही लिखा है और इसका अर्थ भी आप यही बताते हैं। और इसका अर्थ भी अगर यही है, तो ये कैसे मतलब मानवतावादी, कैसे वो कल्याणकारी हो सकता है। तो बाबा साहब की जो खोज है साहित्य को लेके, मुझे लगता है कि उनकी जैसी खोज साहित्य की किसी ने भी नहीं की है। फिर वो धार्मिक शास्त्र हो या सामाजिक अर्थशास्त्र हो, हर शास्त्र के अंदर, हर विषय के अंदर उन्होंने एक जो साहित्य का जो साहित्य की जो समीक्षा करने की जो बाबा साहब की जो सोच और बाबा साहब की जो बुद्धि रही होगी, उस बुद्धि से, उनके उस गुणों से हमने प्रेरणा लेनी चाहिए। हमने भी इस गुणों का विकास करना चाहिए, ताकि हम अपने विषय के अंतर्गत हम पारंगत हो सके। तो ये 5 जो उद्देश्य है, ये जो समीक्षा है या साहित्य की समीक्षा करने से हमें बहुत कुछ मटेरियल मिलता है, बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, हमारे विषय की और गहरी स्पष्टता होती है। आप 3 किताब पढ़ लीजिए तो आपका विषय और आपको भीतर से पता चलेगा, क्योंकि आपने उस किताब का सही तरीके से अध्ययन किया जिसमें आपके विषय के बारे में जानकारी है। तो ये लिटरेचर रिव्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हमें अपने शोध में लिखना है। और शोध में जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, प्रस्तावना, उसमें भी हमें जिक्र करना पड़ता है कि बाबा साहब ने अगर हमें पुनर्जन्म के बारे में विषय लिख रहे हैं, तो बाबा साहब ने पुनर्जन्म के बारे में ऐसा ऐसा कहा है बुद्धयानिस धम्मा में, और रेफरेंस देना पड़ता है, जिसे हम साइटेशन कहते हैं। तो ये समीक्षा के ग्रंथ करने से आपको पता चलेगा कि भंते ने पुनर्जन्म के बारे में इस पेज पे, इस जगह पे, इस किताब में ऐसा कहा है। और फिर आप आपका खुद का कंक्लूजन देते हैं कि आप इन दोनों भी भंते और बाबा साहब के कहे हुए जो सिद्धांत को आप समीक्षा करते हुए आप और कुछ नया फाइंडिंग बताना चाहते हैं कि इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हमने ऐसा भी समझना चाहिए। तो ये आपकी जो इंट्रोडक्शन और रिसर्च रिव्यू जो है साथ में चलता है, और वहां से आपकी जो एक कंक्लूजन जो है कि आप आपके रिसर्च में क्या देना चाहते हैं, उसके पीछे एक आप फाउंडेशन क्रिएट करते हुए, फाउंडेशन बनाते हुए, सिस्टमैटिक, इसलिए उसको रिसर्च को क्या सिस्टमैटिकली कहा गया है, साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली। ये सिस्टमैटिकली है। कैसे भी कुछ भी आप लिख देने से आपका रिसर्च पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसकी जो सिस्टमैटिकली जो उसकी प्रोसेस है, अभी हम उसको पूरा फॉर्मेट में हम देखने वाले हैं, लेकिन रिसर्च करने के लिए जो लिटरेचर रिव्यू का जो इम्पोर्टेंट रोल है, उसको हमें खास ध्यान रखना है ताकि हमें उसका पूरा लाभ ले सके। अन्यथा हम सिर्फ किताब को पढ़ लेंगे और ऐसे ही उसको समझेंगे तो ये सभी बेनिफिट हमसे छूट जाएंगे कि हमें सही में उसमें से क्या प्राप्त करना है। तो साहित्य का समीक्षा कैसी करें, उसमें 3 स्टेप को फॉलो करना है। एक उद्देश्य हमें पता चला, अभी उसको फॉलो कैसे करना है। उसमें 3 स्टेप है। पहली स्टेप है कि आपके पास में जो भी लिटरेचर है उसको सर्वे करना है। अगर आपके पास में छोटा सा ग्रंथालय है, अगर आपके पास में 100 ग्रंथ है, तो उसको सर्वे करना है कि आपके विषय के कितने ग्रंथ है। आपके विषय के संदर्भ में कितने ग्रंथ है, वो पहली स्टेप है। अगर आपके घर में ग्रंथ है उस विषय को लेके, या आप किसी मित्र के पास में अगर कोई ग्रंथ उस विषय पे है, या आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं खरीदना चाहते तो ऑनलाइन भी थोड़ा आप सर्च करिए कि कौन से ग्रंथ, कौन से
पेपर्स उसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। तो ये आपकी पहली स्टेप है जिसे हम सर्वे कहते हैं ना, सर्वे ऑफ रिव्यू लिटरेचर। सर्वे करिए, डायरेक्ट कोई भी एक ग्रंथ लिया, वो ले लिया, देख लिया, कर लिया, तो उसमें आपका टाइम भी चला जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आप समझ नहीं पाएंगे किस में से क्या लेना है। तो आप किताब देख रहोगे, कंटेंट के अंदर ही आपको पता चलेगा। जैसा आप चैप्टराइजेशन देखोगे कोई भी किताब का, तो उसमें आपके सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएगा, अगर है तो उसको बाजू में निकाल के रखिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको बता देंगे कि आपको किस डायरेक्शन से आपका रिसर्च आपको लेके जाना है, और इसलिए ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो आपको दिशा देते रहेंगे कि हाँ मैंने ऑब्जेक्टिव तय किया, मुझे इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की मुझे जरूरत, अगर इस चैप्टर में है तो मैं इसको निकाल के बाहर रखूं। ऐसे किताबों को सिलेक्ट करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपका माइंड भी ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होगा और ज्यादा आप दिक्कत में नहीं जाओगे कि मैं कैसे करूं और कहां से करूं। तो आपके पास में किताबें हैं, गूगल है, बहुत सारे बुक्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल। मैं उसका कुछ लिंक भी आपको भेजूंगा जिसमें आप खुद भी उसको सर्च कर सकते हैं। दूसरी जो स्टेप जो है उसको रिव्यू करना है। अभी रिव्यू का मतलब ये है कि उसकी जो शॉर्ट समरी जो है किताब की, जैसे कि सर्वे ऑफ बुद्धिज्म को अगर आपको रिव्यू करना है तो उसका कंटेंट और इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे तो आप रिव्यू कर पाओगे कि बंते जी किन किन बातों का इसमें जिक्र किया है। थेरवाद का किया है, महायान का, वज्रयान का किया है, लेकिन एंगेज बुद्धिज्म का नहीं किया है। ठीक है, या साइकोलॉजिकली जो उसका इम्पैक्ट होता है वो उसमें वर्णन नहीं किया गया है। तो आपका रिव्यू क्या होगा कि बंते ने इस टॉपिक के ऊपर बातें की है, जो मतलब इस विषय की मुख्य सब्जेक्ट्स है या मुख्य इसकी फिलॉसफी है, लेकिन इन बातों को कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है। बस यही आपका रिव्यू है हर एक बुक का। इससे आपको एक आइडिया आएगा कि कितने बुकों में क्या है और क्या नहीं है। अगर आप 5 से 7 बुक, मिनिमम 5 से 7 बुक का भी अगर रिव्यू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल और डबल हो जाएगा कि यस, मैंने किताबों को ऑब्जर्व करके देखा है कि इसमें क्या चीजें मेरे सब्जेक्ट की है और कहाँ पे कमी है। तो इस प्रकार से जब हम रिव्यू करते हैं किताबों का और कंटेंट या इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं या थोड़ा लास्ट का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं और थोड़ा एक जो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस बुक उसमें दिए उसको अगर देख लेते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर आइडिया आ जाती है कि ये किताब का पूरा थीम क्या है। उसका जब कोटेशन लोगे तब उसके लिए भी आपको मदद करेगा कि हाँ ये कोटेशन इसमें से मुझे मिल सकता है क्योंकि इसमें वज्रयान की बात की गई है। और तुरंत आप उस किताब का रेफरेंस देके आप अपने आर्टिकल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिव्यू ही नहीं किया है, कम से कम आपने कंटेंट भी नहीं पढ़ा है, इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ा है, तो आपको हर बार कंफ्यूजन रहेगा और क्या है और क्या नहीं है। तो इसमें आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा और आप सही तरीके से आपके शोध को आगे बढ़ाने में आपको दिक्कत हो सकती है। और तीसरा जो स्टेप जो है, रिव्यू करने के बाद में उसके आउटकम्स लिखिए। उसमें से क्या आपने सीखा है उस बुक रिव्यू करने के बाद, कि आपके वो बुक कहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए। उसके लिए आपको अलग से एक पेज या अलग से आपको एक नोट बनानी पड़ेगी, ताकि सर्वे ऑफ बुद्धिज्म का अगर आप सर्वे करते हो तो उसमें आउटकम्स लिखिए कि थेरवाद के बारे में इस फिलॉसफी को लेके बंते जी ने बात की, महायान को इस फिलॉसफी को लेके बात की, वज्रयान को इस ये आउटकम्स है जो आपने रिव्यू के अंदर देखे और जो मिसिंग है उसके बारे में आप उसका जिक्र कर सकते हैं, ताकि जब भी आप उसका रियल में उसका बुक का रेफरेंस दोगे तो आपको पूरी तरह से ध्यान में आएगा कि हाँ इन बुकों में इस प्रकार से लिखा है, जिससे मैं इन जानकारी लेके अपने आर्टिकल को आगे बढ़ा सकता हूँ। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल है जो हमें
शोध के लिए मदद करता है, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस, जिसे परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना के बारे में बहुत सारा साइंटिफिकली बहुत सारे उसके अंदर फॉर्मूलेज है, जो क्वांटिटी बेस का जो भी रिसर्च होता है नंबर वाला, तो उसमें ये हाइपोथेसिस के जो फॉर्मूलेज है, अलग अलग उसके सॉफ्टवेयर आते हैं, उसको पूरे पॉइंट टू पॉइंट 90.99% तक एक्यूरेसी ले आने का उसमें पूरा सिस्टम दिया रहता है कि अगर ध्यान करने का यहाँ तक फायदा होता है, कैसे उसको काउंटेबल किया जाए, तो उसके बारे में बहुत कुछ हमें हाइपोथेसिस को क्रिएट करके रिसर्च करके उसके लिए वो सारे पैटर्न्स या अप्रोचेस यूज किए जाते हैं। लेकिन हमें अभी का जो हमारा रिसर्च पैटर्न जो है या शोध लिखने का हमारा जो पैटर्न जो है, वो एक प्रकार का रिव्यू आर्टिकल जैसा है। अभी भी हम रिसर्च आर्टिकल के तरफ बढ़ने के लिए हम इतने अभी अप्लीकेबल नहीं है। हमें अभी रिव्यू आर्टिकल के तरफ हमें बढ़ना है कि जो एग्जिस्ट जानकारी है या एग्जिस्ट जो लिटरेचर है, ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंडरी बेस हमारा रिसर्च कह सकते हैं, प्राइमरी बेस नहीं। हमारा रिसर्च कौन सा है? सेकेंडरी बेस। जो सोर्सेस उपलब्ध है उस रिसोर्सेस के आधार पे कोई विषय रख के या कोई प्रश्न की समस्या का समाधान हम ढूंढने के लिए मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो प्राइमरी बेस आएगा कि जिसके बारे में किसी ने भी ही काम नहीं किया है, ऐसे रिसर्च को जब हम करेंगे, जो हमारा रिसर्च का जो मटेरियल सोर्स रहेगा वो प्राइमरी रहेगा, खुद का डेटा रहेगा, वो हमारा प्राइमरी रिसर्च बेस रिसर्च होगा। और उसके लिए हमें और अलग सब्जेक्ट और अलग तरीके से हमें इसी बेस फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी और थोड़ा और अधिक अध्ययन की और अधिक हमें टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो अभी हमारे पास में नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी, और हम सभी लोग नए हैं, तो हमें उस आर्टिकल उस रिसर्च की तरफ अभी हमें उतना नहीं जाना है। हमें जाना है रिव्यू आर्टिकल की तरफ, जो हमारी एग्जिस्ट जो कैपेसिटी है, जिसे मैंने पहले ही कहा था कि हमारी क्षमता का अनुभव करना है ना, कि हमारी क्षमता क्या है। अगर आपकी क्षमता है तो आप उस बेस पे भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो इस बेस पे भी हम कर सकते हैं। दोनों रिसर्च ही है, वो भी काम में आते हैं, ये भी काम में आते हैं। रिसर्च का उपयोगिता में लाना और आना, यही उसका उपयोग है, वही उसका सबसे बड़ा लाभ है। रिसर्च का लाभ क्या है? उसको उपयोगिता में लाना, समाज के लिए, लोगों के लिए, स्वयं के लिए। और वो अगर हम किसी भी विषय को लेके आ रहे हैं तो वो एक प्रकार का रिसर्च है, एक प्रकार की खोज है कि जो लोगों को नई दिशा, नई प्रेरणा दे सकती है। तो परिकल्पना के अंदर अगर शब्दशः उसका अर्थ बताया जाता है, वो ये है कि ये लगभग जो हमने जो प्रश्न निर्माण किया है समस्या का, ये लगभग जवाब है। टेंटेटिव आंसर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, आपके समस्या का लगभग जवाब सोच लेना कि ऐसा हो सकता है, और वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जब हम उस लेवल तक रिसर्च करते हैं। जैसे कि अगर हम मैत्री भावना पे रिसर्च करें कि मैत्री भावना से द्वेष कम होगा, ये आपका टेंटेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है कि मैत्री भावना से द्वेष कम होगा। ये क्या हो गया? आपका हाइपोथेसिस हो गया, परिकल्पना होगी द्वेष के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप रिसर्च करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देवदत्त का अगर एग्जाम्पल देखते हैं, तो ध्यान करने के बाद में भी बुद्ध के प्रति उसका जो द्वेष है हमें कम होते हुए दिखाई नहीं देता है।
या हमारा भी खुद का भी उदाहरण अगर हम देखते हैं कि हम कितनी भी मैत्री भावना करते हैं, लेकिन जैसे कोई ऐसा ऑर्थोडॉक्स माइंड का पर्सन आ जाता है, ब्राह्मण आ जाता है, या फिर हमें परेशान करने वाला आ जाता है, तो हमारा द्वेष फिर से वैसे ही आ जाता है और हम फिर से उग्र हो जाते हैं। तो हमें लग रहा था कि ये इसका एक हल हो सकता है, लेकिन आपका रिसर्च करते करते वो बदल भी सकता है और आप दोनों बातें बता सकते हैं कि ये मैत्री कहाँ तक उसका एक, मुझे लग रहा है कि ये उपाय है या एक समाधान है, लेकिन कहाँ पे वो जब लिमिट के बाहर चले जाते हैं सामान्य मनुष्य के लिए, वो किस प्रकार से वो फिर से द्वेष आने की संभावना हो सकती है कुछ कुछ मनुष्य में। ठीक है, तो ये उसका आपका निष्कर्ष निकाल के दोनों पक्षों को आप बता सकते हैं। लेकिन जो पहले की जो आप जो परिकल्पना करते हैं कि ये इसका जवाब हो सकता है, उस एक प्रकार की वो हमारी एक प्रेरणा है, चालना है कि मैं इस परिकल्पना के साथ में ध्यान में रख के मैं अपने रिसर्च को ले चलूं या उसकी मैं खोज करूं कि कहाँ पे मुझे मैत्री भावना के बारे में मिल रहा है कि जिस पे द्वेष पे काम करने के लिए वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर रिसर्च या कुछ अगर घटनाएं, कुछ ऐसे किसी के अनुभव अगर दिखाई दे रहे हैं, तो उसका हम कोट करके हम अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये निष्कर्ष यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, जो संभव किसी के स्वभाव में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो परिकल्पना का जो वजूद है, ये हमारे रिसर्च में एक प्रकार की सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और ये परिकल्पना का जो हमारी जो स्पष्टता है वो भी लिटरेचर रिव्यू से ही आती है। जितना हमारा लिटरेचर रिव्यू रहेगा उतना हमें पता चलने लगेगा कि इसका टेंटेटिव जवाब क्या हो सकता है, और वही टेंटेटिव जवाब ध्यान में रख के ऐसा कह सकते कि वो गोल है, उस गोल के आसपास में हमें रिसर्च की जो पूरी मेथोडोलॉजी है वहाँ तक हमें लेके जानी है। अगर वहाँ पे जाते जाते अगर जवाब सही मिलता है तो आप कह सकते हैं कि यस, कि द्वेष मैत्री से ही पूरी तरह से कम होता है। लेकिन जाते जाते अगर आपको लग रहा है आपके साहित्य के माध्यम से कि नहीं, कुछ हद तक द्वेष फिर भी लोग कुछ लोगों में वैसे ही रहता है या पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। तो ये एक प्रकार की शोध की जो प्रक्रिया है, हमारी जो एक परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी प्रकार का जो पत्र है या शोध पत्र है लिखने के लिए हमें मदद करती है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है कि जो बात मैं बताना चाहता था कि हमारे शोध को और बेहतरीन करने के लिए, आप लोगों को और ज़्यादा मदद करने के लिए एक तो लिटरेचर रिव्यू को हमने खास समझना है, और थोड़ा भी अगर आप लोगों के पास में किताब है तो उसको आप देख के आप महसूस कर सकते हैं कि जब हम उसको कंटेंट और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रति हमारी एक समीक्षात्मक एक सोच जो है वो बनती है, और उसके माध्यम से उसकी जो लिखे हुए विषय है और जो मिसिंग सब्जेक्ट है, दोनों भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों की जानकारी हमारे शोध के लिए और आगे ले जाने के लिए हमें मदद कर सकती है। तो अंतिमतः मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हम खोज कर रहे हैं एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है, जिसे हम सम्यक व्यायाम कहते हैं, कि जो चीज़ें दिखाई भीतर आते हुए देख रहे हैं वहाँ पे हम सजग हो रहे हैं, भीतर में जो कुछ भी बुरे है उसको हम बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक प्रकार का जो सम्यक व्यायाम का जो हमारा प्रयास है, तो इस शोध को लिखना भी एक प्रकार का सम्यक और मानसिक व्यायाम है कि जो समस्या हमने देखी है वो कहीं ना कहीं हमारे अकुशल मन की अवस्था का वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है, और उसको हम ढूंढ रहे हैं कि इसका कारण क्या है, ये कैसे आती है, और अलग अलग विद्वान अलग अलग लोगों ने कैसा सोचा है उसके बारे में, उसका रेफरेंस लेके उसकी बातों को तालमेल करके साहित्य का आधार लेके हम उसको प्रस्तापित करते कि हाँ, द्वेष इसी प्रकार से आता है या आसक्ति इसी प्रकार से आती है, और क्यों ना मतलब उसका जो
जो परिकल्पना हमने बनाई है कि इस समस्या से हम कैसे समाधान प्राप्त करें, तो उस परिकल्पना एक प्रकार की आपकी एक नई सोच है, एक नई खोज है कि हम इस समस्या से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो यही रिसर्च है, समस्या का समाधान करना। जो समस्या आपके मन में निर्माण हुई है, जिसको हम टॉपिक या शीर्षक कहते हैं, एक प्रकार की वह समस्या है। और लिखते लिखते जब हम उसको एक निष्कर्ष पे आते हैं, एक हिपोथेसिस बना के या एक परिकल्पना बना के, तो हम उसकी कुछ न कुछ सत्यता जो है उसको हम प्रकाशित या प्रस्तुत करते हैं अपने लिखान में, अपने सोच में, ताकि हम अपने आप को और औरों को मदद कर सकें। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी का सहयोग है और आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। और इसके बारे में कुछ प्रश्न है जो मैंने बताया है, तो आप पूछ सकते हैं ताकि आप उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हो सकें।